तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, 25 फरवरी को आने वाला रसायन विज्ञान का पेपर हमें मिल चुका है। तो बताया जा रहा है यही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यानी 25 फरवरी को आने वाला है। तो जल्दी से इस पेपर को पूरा देख लीजिए, मिस मत कीजिएगा। इसके एक एक प्रश्न को आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर यही आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक प्रश्न को हल करके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यही पेपर आने वाला है। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा, सब आपका जो पेपर सेट, पेपर कोड नंबर सब दिया हुआ है। देखो 2026 रसायन विज्ञान, पूर्णांक 70 में से 70 अगर आप इसको पूरा देख कर जाते हो तो गारंटी है 70 में से 70 आपके पक्के होने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर फंसने वाला है। तो देखिए आप चलते हैं अपने इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। इसका पहला प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं, बी, सी, डी और ई। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, बी से वेरी वेरी, डी से रिकेट्स और ई से अंगघात होता है। ठीक है, फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फैलिंग विलयन परीक्षण देता है? तो वो ग्लूकोज है। कौन देता है? ग्लूकोज देता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है, 0.2 मोल H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो देखिए इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे। तो इसकी मोलरता आपने पढ़ी होगी, मोलरता का सूत्र क्या होता है? M बराबर जैसे W गुणे जो आपका विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे आयतन मान लीजिए, लीटर में मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लीटर की बात करें तो प्रति लीटर में मान लेते हैं, क्योंकि M बराबर होता है N बटे V, यानी लीटर में, यानी मोलों की संख्या बटे इसका अणुभार। तो W जो हमें उसकी सांद्रता है, यानी हमें W ज्ञात करनी है इसमें। तो इसकी जो मोलरता कितनी दे रहे हैं? 0.2 दे रहे हैं, W निकालना है। ठीक है, और क्या दे रहे हैं? H2SO4। तो H2SO4 के अणुभार की बात करें तो 98 होता है। ठीक है, कितना होता है अणुभार? 98। और बात कर रहे हैं प्रति लीटर की, तो यानी 1 लीटर। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर कैची गुणा कर देना है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 गुणे 98 गुणे 1। तो आप कुछ गुणा करोगे तो आपका कुछ 19.6 निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करना है इसको। फिर देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो DDT। क्या करता है? DDT। फिर देखिए अगला है, एमिनो के जलीय विलयन होता है तो होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित आयनों में अनुचुम्बकीय है तो Ni+2 आयन होता है। तो ये हो जाते हैं इसके ऑप्शन जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें क्या बताया है? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। तो आइए इसको हमने सॉल्व करके रखे हैं। तो देखिए क्या होता है, स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। यानी यहाँ पर हम रिएक्शन रखेंगे एक, तो N यानी अभिकारक A+B है, इनके अणुओं की संख्या है, यानी इनका जो मात्रा है इनकी, वह यहाँ पर उत्पाद के लिए हो गई। तो हमने अभिक्रिया वेग क्या होगा? अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। उनका हो जाएगा dx/dt। अभिक्रिया की दर या वेग हो जाएगी, या अभिकारकों की सांद्रता की क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा? वेग स्थिरांक होगा, और उनकी सांद्रता दर्शा रहे हैं ऊपर वाली मात्रा। तो वही बात करें कि यदि अभिकारक A और B की सांद्रता कितनी इकाई 1 हो तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो जाती है। ठीक है, स्थिरांक की इकाई होती है, स्थिरांक क्या हो जाता है उसका? इकाई 1 हो जाता है। ऐसे लिखना है उसमें बस। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या बताया है कि सीरियम Ce परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी क्यों होती है? तो आइए देख लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 3d 5d1 6s2 होता है, और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका 4f0 5d0 6s0 हो जाता है, जो कि एक अक्रिय गैस विन्यास है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, अतः दोनों स्थायी हैं। कैसे? दोनों स्थायी हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं समन्वय संख्या क्या होती है।
तो धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उपसय संयोजक संख्या अथवा समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे एक उदाहरण है COBrNH3 और SO4 है। तो उसमें बात क्या कर रहे हैं कि संकुल यौगिकों में CO की समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि CO एक Br तथा 5 NH3 लिगेंडों से 6 उपसय संयोजी आबंधों से जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे कि देखिए 5 NH3 है, एक Br है और ये CO उससे जुड़ा है। तो जितने बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने भी जो अणु होंगे तो वे सब क्या कहलाएंगे, उसकी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या क्या कहलाती है, यानी लिगेंडो की संख्या क्या कहलाती है, आपकी जो उपसय संयोजन संख्या है समन्वय संख्या कहलाती है। देखिए इसमें Br 1 है और NH3 5 है, तो टोटल कितनी होगी 6, तो 6 इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। निकालने के लिए आपके विकल्प में भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो केंद्रीय जो लिगेंडो से जुड़ी हुई संख्या क्या कहलाती है, यहाँ पर जो क्या कहलाती है आपकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए अगला है सेजेप नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, आने वाला है आपके पेपर में। तो आइए देखिए सेजेप नियम को कैसे समझाते हैं। तो क्या है देखिए, किसी हेलो एल्केन के बिहाइड्रो हेलोजनीकरण से बनने वाली दो या अधिक प्रकार की एल्कीन है, ठीक है, एल्कीनों से या एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। तो देखिए क्या बात करें कि यहाँ पर जो एक रिएक्शन हो रही है, इसमें बात करें कि वह दो या दो से अधिक प्रकार की एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन हुई CH3 CH2 CH3 यानी इसका अगर लिख रहे हैं मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या होगा 2 क्लोरो, अगर हम लिखना चाहें इसका नाम तो क्या होगा 2 क्लोरो मैथ एथ प्रो ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या बनाया उन्होंने, देखिए 1 ब्यूटिन बना है इस पे मैथ एथ प्रो ब्यूट, क्यों यहाँ पर देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने पर, पहले कार्बन पर लगा है। ठीक है, तो 1 ब्यूटिन। अब वे बात क्या कर रहे हैं कि असंतृप्त कार्बन पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह हो, तो यहाँ पर देखिए अभी कितना है 2 ब्यूटीन, यानी यहाँ से कितना विस्थापित हो गया 2 यहाँ पर, तो 2 ब्यूटीन, तो ये सबसे अधिक मात्रा में निर्मित होगा। तो इसी बात करें कि सेजेप नियम क्या बताता है कि किसी हेलो एल्केन के बिहाइड्रो हेलोजनीकरण से बनने वाले दो या अधिक प्रकार की एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होता है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह होते हैं। देखिए असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होंगे, वो क्या है इसमें है, इसमें केवल एक प्रतिस्थापित यानी पहले कार्बन यहाँ करें क्योंकि गिनती यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिक मात्रा में, फिर सेजेप नियम कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 3 और भी 2 अंक का है। ये आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी देख लेते हैं क्या होगा। राइबोन्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार के उच्च अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है तथा पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होते हैं, यानी जो क्षार होते हैं पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होते हैं। यह एकल रज्जुक अणु होता है। इनमें एकल अणु लूपित होकर कुंडलित संरचना का निर्माण करता है एवं युग्मन केवल कुंडलित भाग में ही संभव होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एक कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें लिखना है। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जिससे प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजेलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। तो आइए केवल हम संरचना सूत्र जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ए बेंजेल है, ए एल्कोहल का सूत्र है, बेंजेलिक प्राथमिक, ये हो जाएगा द्वितीयक और ये तृतीयक, ऐसा संरचना सूत्र बना देना है इसका। ठीक है, फिर देखिए अगला है एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN नंबर यानी स्पष्ट करना है, इसको स्पष्ट करना है। देखिए आइए देखते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है, क्या है, एक धातु परमाणु या आयन दाता समूह के साथ इतनी संख्या में आबंध बनाता है जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, जितनी भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे एक उसके लिए फॉर्मूला है, धातु का परमाणु क्रमांक धातु की ऑक्सीकरण संख्या 2 गुणे लिगेंडो की दंतुरता यानी समन्वय संख्या बराबर किसके बराबर हो जाती है, उसका मान निकलता है एक उत्कृष्ट गैस के बराबर निकलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है CONO3
3 माइनस। देखिए CO एक धातु है, तो धातु इसका परमाणु क्रमांक होता है 27। ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ये माइनस है 3 है यहाँ पर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 3 होती है। प्लस क्या होगा आपका, 2 गुणे समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कितनी यहाँ पर देखिए 6, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि लिगेंड से जुड़ी हुई जो संख्या होगी वो क्या होगी, लिगेंडों की संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगी, 27 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 24 प्लस 12। तो आप देखोगे 24 12 कितने हो जाएंगे? 36। तो 36 क्या होगी? प्रभावी परमाणु क्रमांक निकल का आया, जो एक अक्रिय गैस के बराबर, यानी क्या हो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 अंक में पूछा जाएगा। तो ये देख लेते हैं, एंजाइम क्या होती हैं? एंजाइम वे गोलीय प्रोटीन है जो जीवन तंत्र की रासायनिक अभिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। अगर इनकी क्रियाविधि की बात करें, तो किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रासायनिक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के परिणाम को कम कर देते हैं, उसी प्रकार एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के परिणाम को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे कि सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा 6.22 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, लेकिन जब सुक्रोज का जल अपघटन एंजाइम द्वारा होता है तो सक्रियण ऊर्जा केवल 2.15 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है। तो बात की, अगर एंजाइम की क्रियाविधि निम्न 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद होगा एंजाइम यानी ई तथा अभिकारक एस के द्वारा मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक मध्यवर्ती संकुल यानी ईएस प्राप्त होता है। उसी प्रकार एंजाइम अभिकारक संकुल ईएस के से एंजाइम ई के तथा उत्पाद पी का क्या करते हैं, तो ईएस यानी जो एंजाइम अभिकारक संकुल यानी ईएस, जब एक से एंजाइम ई तथा उत्पाद पी का निर्माण की बात करें तो ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर ईपी बनेगा, यानी एंजाइम उत्पाद संकुल, और ये फिर मिलेंगे तो ये दोनों अलग, ई और पी अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएंगे, एक उत्पाद बन जाएगा, पी उत्पाद हो जाएगा, ई एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है क्रॉस कैनिजारो, फिर दूसरा है सिमेट अभिक्रिया और एल्डोल संघनन। और ये गारंटी ले लीजिए 3 से 4 आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पूछने वाली हैं पेपरों में। तो देखिए पहली है क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो क्या है, तो इसकी क्या है, मेथॉक्सी बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, किसी भी बेंजिल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड तथा सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बना आपका, मेथॉक्सी बेंजिल एल्कोहल पैरा, यानी पैरा मेथॉक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है, साथ में सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया हो जाएगी। फिर पूछा गया सिमेट अभिक्रिया। तो सिमेट अभिक्रिया है किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम जो हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, इस सिमेट अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखिए अगला कौन सा, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो आइए उसको देख लेते हैं। एल्डोल संघनन क्या है, तो एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु यानी CH3CHO की सोडियम धातु के साथ उपस्थित कराएं तो एल्डोल बनने की क्रिया कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाती है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन के यहाँ पर कहना हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण, तो क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, डाई क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर अभी क्या होगा आपका 1, यहाँ पर 1 2 3 4 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे नाइट्रीकरण के लिए बात करें तो इसकी क्लोरोबेंजीन की HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है आपका 1,क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1,क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन, एक पूरा बेंजीन, ऐसे ही यह क्या होगा 1,क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करें तो क्लोरोबेंजीन की जो क्लोरोफॉर्म CH3Cl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका ऑर्थोक्लोरोटालुइन प्राप्त होता है, और यहाँ पर भी जो पैराक्लोरोटालुइन प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न है,
अगला प्रश्न है आपका एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु दो रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, हम अगली वीडियो में इसको करा सकते हैं। फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण लिखना है। फिर एक सवाल आ गया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो आप k बराबर 2.303/t log a/a - x का फॉर्मूला लगाकर इसको पूरा हल कर सकते हो। पहले आप निकालोगे इससे जो t दिया है तो आप k निकालोगे, k का मान निकालने के बाद आप 80% इसमें पूर्ण करने में लगा सकते हो। फिर देखिए निम्नलिखित का IUPAC 1-2 आपके कम से कम 2 से 3 IUPAC पूछे जा सकते हैं, तो IUPAC जरूर पढ़कर जाना है। फिर देखिए यहाँ पर इसका IUPAC कैसे पढ़ोगे, तो हो जाएगा इसका बिस, क्या बनेगा इसका, ठीक है, बिस एथिल डाईएमीन। क्यों, देखिए पहले लिगेंड का नाम और लिगेंड में पहले उपस्थिति संख्या का नाम, तो उपस्थिति संख्या कितनी है 2, तो क्या है एथिल डाईएमीन में पहले से डाई होता है तो इसके लिए बिस ट्रिस का उपयोग करते हैं, तो 2 से बिस, इसके लिए 3 से ट्रिस करते हैं, तो बिस एथिल डाईएमीन, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर अभी भी Cl2 भी लिगेंड है, ठीक है, तो इसके लिए जो 2 लगा है ये उपस्थिति संख्या, तो क्या होगी 2 डाई, क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा एथिल डाईएमीन 2 है तो डाई क्लोरो क्रोमियम, Cr है तो क्रोमियम या क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमेट लिख सकते हैं। और बाद में ऑक्सीकरण संख्या पर इसका Cl का क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। अंदर होता तो एक क्लोरो होता, बाहर है तो क्लोराइड है, क्योंकि अंदर होता तो लिगेंड में O की मात्रा लगानी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं है। फिर देखिए ऐसे ही पहले किसका नाम, अगर बड़े ब्रैकेट के पहले कोई चीज़ है तो पहले उसका नाम बनाते हैं, ये बनेगा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, फिर हेक्सा CN से साइनो, फिर फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट बन जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या बना देनी है। फिर देखिए क्या होता वाले आपको इनको कर लेना, देख लेना कौन कौन सी। एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, और कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करता है। इनका रासायनिक समीकरण आपको देख लेना है। आप एथिलीन वाले जो पार्ट से देखोगे कि जो एस्टिल्डिहाइड वाले पार्ट से सब मिल जाएंगे, इसमें पढ़ लेना है, इनको पढ़ के जाना है कि निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहले देखो जो इसमें प्रश्न बताने वाला हूँ 4 नंबर वाले, ये प्रश्न हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों दर्शाती हैं, संक्रमण धातुएं क्यों दर्शाती हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक दर्शाती हैं। इसके बाद और भी लिखना होगा उसमें, पढ़ लेना इसके लिए। संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, ये सब आपको बताना है, इसमें देख लेना है, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो देखिए इसमें एटार्ड अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया हैं, इनको पढ़कर जाना, अभिक्रिया जरूर पढ़कर जाना है। फिर देखिए सबसे ज़्यादा 5 नंबर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर हैं जी। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, इस नियम के आधार पर विलेय के मूल द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक लिखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए अगला है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्यों की व्याख्या कीजिए। फिर अथवा में बुनियादी करना है, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि हेलोएल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए, इनको पढ़ लेना है, पढ़कर जाना है, एक एक प्रश्न, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि 70 में 70 आपके कंप्लीट हैं अगर इन पेपरों को आप अच्छे तरीके से लगाकर जाते हो अंतिम समय में। कार्बोक्सिलिक अम्ल के विचरण की 2 विधियों तथा इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इतने प्रश्न आप करके जाओगे तो गारंटी है बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक आएंगे आपके। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।